नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का शिवी एजुकेशन हब में। जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि हम लोग एक श्रृंखला को लेकर आए हैं, एक सीरीज हम लोगों ने शुरू करी है जिसमें हम और आप मिलकर सीख रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी का सबसे दमदार टॉपिक, दमदार सब्जेक्ट ज्योग्राफी या भूगोल। और इस सीरीज में स्पेशल बात क्या है भाई, ज्योग्राफी ऐसा तो होगा नहीं कि आपने पहले कभी पढ़ी नहीं होगी। इस कक्षा में ऐसा क्या विशेष है जो आपको यहाँ देखने को मिलेगा। तो सबसे पहली बात यह है कि हम नवीनतम 41 जिलों के अनुसार आरबीएससी की किताबों को और राजस्थान अध्ययन की जो किताबें हैं उनको आधार मानते हुए हमने ये सारे का सारा एक सिलसिला शुरू कराया है कि राजस्थान अध्ययन और आरबीएससी की बोर्ड की जितनी भी 6 to लेकर 12 तक की बुक्स है उसमें ऐसा कंटेंट जो आप लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा, उन हम सारी ही बातों की चर्चा इस कक्षा में करेंगे। फिर हम ये भी देखेंगे साथ में कि थ्रू आउट द मैप हम उन चीजों को कैसे अप्लाई करते हैं। मैप भरने के साथ साथ फिर हम ये भी देखेंगे कि आरबीएससी के अंतर्गत कैसे वन लाइनर क्वेश्चंस है जो आरबीएससी की बुक्स के पीछे दिए हुए हैं उनकी भी हम साथ साथ में चर्चा करेंगे। तो ये आज की हमारी तीसरी कक्षा होने वाली है। पहले की 2 कक्षाओं में हमने राजस्थान का सामान्य परिचय पढ़ा। कल की कक्षा बहुत छोटी सी हुई थी, लगभग 40 मिनट की कक्षा थी। वो इस वजह से क्योंकि कोई टेक्निकल मिस्टेक थी तो हमने राजस्थान का जो परिचय है वो हम दूसरी कक्षा में कंप्लीट नहीं कर पाए। तो आज हम वापस राजस्थान का सामान्य परिचय की ही बात करेंगे, जिसके अंतर्गत राजस्थान का भौगोलिक परिचय जो है, यानी कि हमारे राजस्थान को किन किन शब्दों से पहले पुकारा जाता था वैदिक काल में, महाभारत के काल में, या राजस्थान का जब एकीकरण नहीं हुआ था तब राजस्थान को हम किन शब्दों से पुकारते थे, प्राचीन में राजस्थान का क्या नाम होता था। इन सारी ही बातों के बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो कुछ हमने क्षेत्र आराम से देख लिए, किस क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है। आगे की चर्चा करने के तुरंत बाद में ही थ्रू आउट द मैप हम उस सारी ही चीजों को लिख लेंगे। और मैंने आपको कल की कक्षा में ये भी बताया था कि आप लोगों के लिए होमवर्क ये है कि आप लोगों को घर पे जाकर जितना मैंने समझाया, वागड़ है, बांगड़ है ना, शिवी जनपद कौन सा है, मत्स्य जनपद कौन सा है, योद्धेय क्षेत्र किसे कहते हैं, तो कल की कक्षा में जो भी कंप्लीट हुआ उनको आपको मैप में भरना था। पर कल की कक्षा बहुत छोटी हो पाई थी, इसलिए आज आपको ये पूरा का पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। आप राजस्थान को पहले एकीकरण से पूर्व किन किन शब्दों से पुकारा जाता था, अहिर छत्रपुर किसे कहते थे, है ना, मेदपाट, लक्ष्य, सपाद लक्ष्य क्या होता था, ये सारी ही सारी चीजें हम आज की कक्षा में पढ़ेंगे। चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के कक्षा की शुरुआत करते हैं। जल्दी से सब जुड़ जाइएगा। आप सब लोगों को जल्दी से जुड़ जाना है क्योंकि कक्षा शुरू हो चुकी है। रोज सुबह 10 बजे ये कक्षा आप लोगों के सामने लाइव रहती है। आप लोग सुबह 10 बजे आकर इस कक्षा का अपनी लाइब्रेरी में बैठकर, अपने घरों में बैठकर आराम से लुफ्त उठा सकते हैं। कुछ भी नहीं करना, सिर्फ आपको आराम से सुनते हुए जाना है और सारी चीजें ज्योग्राफी आपके उंगलियों में हो जाएगी, ये मेरा वादा है। पर वही बात है कि बिना निरंतरता के और बिना एफर्ट के कुछ भी नहीं हो सकता। सिर्फ मैं ही प्रयास करूं तो उससे कुछ नहीं होगा। आप लोगों को भी उतनी ही निरंतरता के साथ में पढ़ाई करनी होगी। आपको सामने दिखाई दे रहा है वो है हमारे राजस्थान का नवीनतम 41 जिलों के अनुसार राजस्थान का मैप। आज हम इस नक्शे को, कल हमने समझ लिया था कौन कौन से नए जिले जुड़े हैं। आपको यहाँ दिखाया था मैंने, फलोदी जुड़ा है, बालोतरा जुड़ा है, यहाँ सलुम्बर है, फिर खेड़तल तिजारा है और यहाँ डीग जुड़ा है, और एक ये है हमारा बहरोड, है ना, कोटपुतली बहरोड। ये कुछ जिले हैं जो नए जुड़े हैं। एक है हमारा डीडवाना कुचामन। इन जिलों को जोड़ने के बाद में हमने आपको कल सिखाया था कि आपको इन नक्शों को कैसे याद रखना है। अब सबसे पहले अपन थ्योरी कंप्लीट करते हैं, चीजों को समझ लेते हैं, कुछ चीजें लर्न करने वाली है। अब जैसे मैं आपको कहूं कि हनुमानगढ़ और गंगानगर का जो क्षेत्र है, अगर उसको मिला दे तो प्राचीन समय में इस क्षेत्र को योद्धेय क्षेत्र कहा जाता था। अब इस चीज के पीछे कोई तर्क नहीं है क्यों कहा जाता था कि भाई हनुमानगढ़ है और श्री गंगानगर है, इन दोनों क्षेत्रों को योद्धेय कहा जाता था। यहाँ कुछ सिक्के चलते थे, उन सिक्कों के नाम पर इस क्षेत्र को योद्धेय क्षेत्र कहा जाने लगा। तो ये चीजें आपको लर्न करनी पड़ेगी और लर्न आपको इसी कक्षा में मैं करवा दूंगी। मतलब हम उस चीज को इतनी बार बार रिपीट करेंगे कि आपको वो सारी चीजें मेमोराइज हो जाएगी, आपको वो सारी की सारी चीजें याद हो जाएंगी। चलिए
ये नक्शा आपको अपने दिमाग में छाप लेना है। एक बार आप इस नक्शे की प्रैक्टिस घर पे 5 से 10 बार कर लीजिएगा, फिर मैं आपको समझा दूंगी। सबसे पहले थ्योरी पे चलते हैं। देखिएगा, राजस्थान का भौगोलिक परिचय कल की कक्षा में मैंने आपको ये वाली स्लाइड समझा दी थी कि कुरु जांगला प्रदेश और माद्रे जांगला प्रदेश जो है, मतलब बीकानेर और जोधपुर, हम तुरंत हैंड टू हैंड एक स्लाइड कंप्लीट करेंगे और मैप में भरते जाएंगे। चलिए, इस स्लाइड में आपको क्या समझ में आना है, इस पेज में आपको ये समझ में आना है कि वर्तमान में बीकानेर क्षेत्र को कुरु जांगला और जोधपुर क्षेत्र को माद्रे जांगला कहते हैं। तो क्यों ना इसको अपन मैप में लिख ले, ताकि उस मैप को ही अपन को याद करना पड़े। ये बीकानेर क्षेत्र है, तो बीकानेर क्षेत्र के नीचे में छोटा सा लिख लेती हूं, और छोटा कर लेते हैं ताकि और भी अगर कुछ इसमें अपन को ऐड करना हो। बीकानेर वाले क्षेत्र को मैंने कहा, बीकानेर वाले क्षेत्र को मैंने कहा कुरु जांगला, है ना, कुरु जांगला। अब कुरु जांगला का मतलब ये हो गया, जांगला का मतलब होता है जंगल के समान, है ना, जहां दूर दूर तक कुछ भी ना दिखाई दे वो जंगल। तो कुरु जांगला हमने बीकानेर को कहा। मैंने आपको स्टोरी बताई थी कि राव बीका आए थे, करनी माता ने वरदान दिया था। सारी चीजें कल समझ चुके हैं, इसलिए यहां समय कम खराब करेंगे। बीकानेर को हमने कुरु जांगला कहा, वहीं हमने जोधपुर को कहा माद्रे जांगला। तो जोधपुर के जस्ट नीचे अपन लिख ले हैं माद्रे जांगला। आपको दिख रहा है ना? आप कमेंट करके आराम से मेरे को बता सकते हैं कि आपको ये जो वर्ड्स है वो विजिबल है कि नहीं है। आई थिंक मैंने तो यूज करा है। सबसे बड़ा मैप आपको दिख रहा होगा, सबसे डार्क हाइलाइटर है। कुरु जांगला और माद्रे जांगला हमने क्लियर कर लिया। आगे चलते हैं, कल की कक्षा में मैंने समझा भी दिया था, इसलिए आज नहीं समझा रहे हैं यहाँ पे। उसके आगे हमने देखा कि अलवर जो है, अलवर का उत्तरी जो भाग है, कल हमने देखा था उसे कुरु देश में तथा दक्षिणी और पश्चिमी भाग मत्स्य देश में और पूर्वी भाग सूरसेन देश में आता है। तो इतना नहीं लिखेंगे कि अलवर में कुरुक्षेत्र, याद रखेंगे कि अलवर एक ऐसा जिला था पहले के समय में जहां जनपदों में आने वाले मत्स्य जनपद के अलावा जितने भी जनपद आते थे, कुरु है, मत्स्य है, सूरसेन है, वो तीनों के तीनों जनपद है वो अलवर क्षेत्र से रिलेटेड थे। कि भाई अलवर का जो उत्तर का भाग था वो कुरु भी कहलाता था, पश्चिम का भाग मत्स्य कहलाता था, और पूर्वी भाग है वो सूरसेन देश के अंतर्गत आता था। तो इसमें कुछ लिखने वाली बात नहीं है। भरतपुर, धौलपुर और करौली का क्षेत्र सूरसेन देश में आता था, ये बात हम लिख लेते हैं। मैंने आपको कहा था इधर के लोग कैसे होते हैं, सूरसेन होते हैं। वैसे ब्रिज के, चंबल के लोग हैं, और इसकी राजधानी मैंने आपको बताई थी मथुरा होती है। तो भरतपुर, धौलपुर और करौली, भरतपुर, धौलपुर और करौली का जो क्षेत्र है वो सूरसेन नाम से जाना जाता था। ये रहा हमारा भरतपुर, ये रहा हमारा धौलपुर और ये रहा हमारा करौली। तो भरतपुर, धौलपुर और करौली का जो तीनों का मिलाकर जो क्षेत्र है वो आपके कहलाता था सूरसेन। सूरसेन में भी आगे क्या लगाएंगे, सूरसेन देश के लगाएंगे। वहां जांगला लगाया है तो यहाँ सबका नाम है सूरसेन देश के नाम से भरतपुर, धौलपुर और करौली का क्षेत्र जाना जाता था। इसके आगे देखते हैं। इसके आगे हमने देखा कि भाई भरतपुर, धौलपुर और करौली मैंने आपको बताया था ब्रिज की भूमि है, श्री कृष्ण की भूमि है, इसलिए इसकी राजधानी रख दी थी मथुरा। मत्स्य नगर जो आता है जिसमें राजा विराट रहते थे, विराट नगर इसकी राजधानी थी। उसके अलावा हमने ये भी देख लिया इंद्रप्रस्थ है वो कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। उदयपुर राज्य का पुराना नाम शिवी था, इसे बाद में मेदपाट और प्रगवाट कहा जाने लगा। और मल्लेच्छ यहाँ आए थे, मल्लेच्छों के साथ संघर्ष हुआ था शासकों का, इसे मेदपाट कहलाने जाने लगा और मेदपाट का ही नाम बिगड़कर मेवाड़ हो गया। तो हम उदयपुर के नीचे शिवी और मेदपाट दोनों लिख लेते हैं। हमें याद रहेगा कि मेदपाट का ही अपभ्रंश नाम था, मतलब मेवाड़ का अपभ्रंश नाम मेदपाट था। तो उदयपुर ये रहा हमारा। उदयपुर जिले के अंतर्गत हम लिख लेते हैं उदयपुर का प्राचीन में जो नाम था वो था शिवी।
या मेदपाट भी इसे कहा जाता था। मेदपाट भी इसका, क्योंकि मेदपाट यानी मेवाड़, तो जितना भी मेवाड़ था, मेवाड़ का पूरा नाम था मेदपाट। आगे चलते हैं। ऐसे अपन को हर चीज, फिर आपकी इन 25 स्लाइडों की सारी चर्चा एक मैप के अंतर्गत आकर रुक जाएगी। फिर लास्ट में उसी मैप को अपन रिवीजन कर लेंगे ताकि आपको इजीली सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, यहां तक की बात क्लियर हो चुकी है। यहां हम कल तक पढ़ चुके हैं। अब आता है महत्वपूर्ण। मेवाड़ के अंतर्गत मैंने कहा भेंसरोडगढ़ से लेकर बिजोलिया तक का जो क्षेत्र था वो ऊपरमाल का क्षेत्र कहलाता था। मेवाड़ में बिजोलिया से लेकर कौन सा, भेंसरोडगढ़ से बिजोलिया का क्षेत्र ऊपरमाल का क्षेत्र कहलाता था। ये रहा अपना मेवाड़। उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सलूम्बर, ये जितना का जितना नीचे दक्षिणतम एरिया दिखाई दे रहा है उसमें भी उदयपुर, सलूम्बर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, ये जो दक्षिणतम जिले हैं ये आपके मेवाड़ के अंतर्गत आते हैं। डूंगरपुर और बांसवाड़ा जो है वो आपका वागड़ क्षेत्र कहलाता है। ये अपन ने कल पढ़ लिया था। डूंगरपुर और बांसवाड़ा का क्षेत्र वागड़ क्षेत्र कहलाता है, लेकिन उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, सलूम्बर और प्रतापगढ़ और भीलवाड़ा, ये जो मेवाड़ का क्षेत्र है ये आपका शिवी जनपद के अंतर्गत आता था। लेकिन कुछ और बातें जैसे अभी मैंने पढ़ी तो उसको क्यों ना हम यहाँ हाईलाइट करके लिख लेते हैं, स्टार लगा के लिख लेते हैं कि मेवाड़ के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र भेंसरोडगढ़ से लेकर बिजोलिया देखिएगा, भेंसरोडगढ़ से लेकर, शॉर्ट में हर चीज मैप के अंदर लिखते चले हुए जाएंगे ताकि लास्ट में सिर्फ मैप को उठाया और रिवीजन किया। भेंसरोडगढ़ से लेकर बिजोलिया तक का जो क्षेत्र था वो आपके कहलाता था क्या, ऊपरमाल का क्षेत्र कहलाता था। ये हाईलाइट पॉइंट है अभी तक का। और आगे चलते हैं, और आगे चलेंगे तो हमने देखा गोगुंदा, राजसमंद और कुंभलगढ़ का जो क्षेत्र है वो भोराट का क्षेत्र कहलाता था। डूंगरपुर और बांसवाड़ा व्याघ्रवाट और वागड़ कहलाता था। अभी हम भर लेंगे मैप में। गोगुंदा जो कि उदयपुर में पड़ता है, राजसमंद और कुंभलगढ़, ये जितने भी, कुंभलगढ़ भी राजसमंद में आता है, वो सारा क्षेत्र भोराट का कहलाता था। और डूंगरपुर और बांसवाड़ा को व्याघ्रवाट या वागड़ कहते थे। तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा के नीचे जो हमने वागड़ क्षेत्र लिखा उसके पास में हम व्याघ्रवाट लिख लेते हैं, यानी इसका पुराना नाम व्याघ्रवाट था। और गोगुंदा उदयपुर में आता है। गोगुंदा, राजसमंद और कुंभलगढ़ का जो क्षेत्र है वो भोराट का क्षेत्र कहलाता है। ये बात भी हम यहाँ लिखते हुए चलेंगे, स्टार लगा के हाईलाइट पॉइंट करके चलेंगे कि भाई उदयपुर के अंदर आने वाला हमारा गोगुंदा का क्षेत्र, हमारा राजसमंद के आने वाला हमारा कुंभलगढ़ का क्षेत्र, और पूरा का पूरा राजसमंद हमारा जो क्षेत्र है वो हमारा कौन सा क्षेत्र कहलाता है, वो क्षेत्र हमारा कहलाता है भोराट का क्षेत्र, भोराट कहलाता है भाई। वागड़ के जरा से पास में हम लिख लेंगे व्याघ्रवाट लिख लेंगे ताकि याद रहेगा कि इसका अपभ्रंश जो नाम है वो, इसका जो अपभ्रंश नाम है वो क्या है, व्याघ्रवाट, यानी वागड़ क्षेत्र को प्राचीनतम नाम है व्याघ्रवाट कहते थे। आपको दिखाई दे रहा है माद्र जांगला, कुरु जांगला, शिवी मेदपाट, वागड़ या व्याघ्रवाट, सूरसेन देश है ये है। भेंसरोडगढ़ और बिजालियों का क्षेत्र ऊपरमाल कहलाता है। गोगुंदा, कुंभलगढ़ और राजसमंद का क्षेत्र भोराट कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डूंगरपुर, सिरोही और उदयपुर जिलों को हम भोमट कहलाते हैं। देखो, डूंगरपुर, उदयपुर और सिरोही का क्षेत्र भोमट कहलाता है। आप लोगों को कंफ्यूजन होगा भोराट के पठार में और भोमट के पठार में। देखिएगा, उदयपुर ये रहा, सिरोही ये रहा,
उदयपुर सिरोही का जो क्षेत्र है वो भूमट कहलाता है। उदयपुर सिरोही और कौन सा है आपके, उदयपुर सिरोही और आपका जो क्षेत्र है डूंगरपुर, वो भूमट का पठार कहलाता है। तो इसको हम यहाँ नहीं इसके अंदर नहीं लिख सकते हैं, तो हम सिरोही और उदयपुर को ही मिक्स करके लिख लेते हैं भूमट का पठार। डूंगरपुर, पूर्वी सिरोही और उदयपुर, डूंगरपुर, सिरोही और उदयपुर के क्षेत्र को हम भूमट कहते हैं। ये पूर्वी सिरोही है इधर, ये है हमारा उदयपुर, ये है हमारा डूंगरपुर, यानी कि सिरोही, डूंगरपुर उदयपुर और सिरोही, इन तीनों को जब मैं मिला दूं तो जो हमारा क्षेत्र बनेगा वो हमारा कहलाएगा भूमट। यानी कि यहां लिखते हुए चलते हैं शॉर्ट में, आपको ना याद रहे, जब हमारा सबसे सुंदर शहर उदयपुर है वो मिल जाता है हमारा पूर्वी सिरोही, यानी सबसे अंतिम जो छोर है सिरोही का, और उसके साथ में मिल जाता है हमारा वागड़ क्षेत्र का डूंगरपुर, तो आपका जो बनता है वो आ जाता है भूमट। क्या कहलाता है, भूमट। याद करने का तरीका, भोराट का पठार और भूमट के पठार में आपको ऐसे याद करना है कि भेंसरोडगढ़ से लेकर बिजोलिया तक का जो क्षेत्र है वो ऊपरमाल का क्षेत्र कहलाता है। उदयपुर का ही एक शहर है गोगुंदा की पहाड़ियां हैं, तो उदयपुर और राजसमंद को जो चीजें मिलती है, जब उदयपुर और राजसमंद को क्षेत्र मिलता है, चाहे कुंभलगढ़ हो चाहे गोगुंदा हो, वो जब आपस में मिल जाते हैं तो उसको हम कहते हैं भोराट का पठार, है ना। और उदयपुर खुद और सिरोही और डूंगरपुर, जब वागड़ का क्षेत्र डूंगरपुर जब मिल जाता है तो उसे हम कहते हैं भूमट। ठीक है। इसके अलावा आप लोगों के है कि झालावाड़, छबड़ा, पीड़ावा और सिरोंज के हिस्से मालव प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। मैंने आपको कहा था कि भारत के अंतर्गत मालव प्रदेश जो है वो एमपी का कुछ सीरा, मतलब एमपी का मंदसौर हो गया, एमपी का नीमच हो गया, और हमारा झालावाड़ का कुछ क्षेत्र जो हो गया वो आपस में मिलकर मालव प्रदेश कहलाते हैं, जिसको मालवा भी कहते हैं। तो ये है हमारा झालावाड़। झालावाड़ कहाँ है, सिर्फ और सिर्फ अगर झालावाड़ की बात करें, जो सिर्फ और सिर्फ झालावाड़ की अगर मैं बात करूं तो झालावाड़ को हम मालव प्रदेश भी कहते हैं या मालवा कहते हैं। झालावाड़ का जो क्षेत्र है उसे हम मालवा के नाम से भी जानते हैं। और भारत के अंदर एमपी जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है, तो एमपी का जो क्षेत्र है वो भी हमारा क्या आता है, मालवा के अंतर्गत आता है। समझ में आ रहा है आपको? अगर आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत हो आप बेफिक्र होकर आराम से पूछ सकते हैं। फिर हमने देखा कि अलवर में मेव जाति निवास करती है, जिसके अंतर्गत आपको अलवर को मेवात कहा जाता है, अलवर का नाम मेवात पड़ा। ठीक है, ये आपने देखा। फिर आपने ये देखा कि प्रतापगढ़ जिले में माही नदी प्रवाहित होती है, इसलिए प्रतापगढ़ जिले को कांठल का क्षेत्र भी कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट, कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है कि जो हमारा प्रतापगढ़ है, जो ये प्रतापगढ़ है, इस जिले को, प्रतापगढ़ जिले के अंतर्गत एक नदी प्रवाहित होती है, माही नदी, इसलिए माही नदी के कांठा से बना हुआ क्षेत्र कांठल कहलाता है। तो प्रतापगढ़ के जस्ट पास में लिख देते हैं कांठल। याद रहेगा अपन को प्रतापगढ़ को क्या कहते हैं, कांठल। फिर है प्रतापगढ़ एवं बांसवाड़ा के बीच का भाग, छप्पन का पठार या छप्पन कहलाता है। मतलब अगर सिर्फ और सिर्फ झालावाड़ बात करें तो झालावाड़ के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र मालवा कहलाता है। डूंगरपुर और बांसवाड़ा को मिला दूं तो बन जाता है वागड़। ठीक है, वहीं बांगर और आएगा आगे। अभी आप ये मत सोचना खेल इतना ही है, अभी मैंने डूंगरपुर और बांसवाड़ा को मिलाया तो मैंने कहा वागड़ क्षेत्र कहलाता है। थोड़े टाइम बाद में आएगा बांगर प्रदेश किसे कहते हैं, वो भी आपको समझना है। आपने भूमट का पठार, भोराट का पठार पढ़ा, आपने ऊपरमाल का पठार पढ़ा, अब आया है आप लोगों के सामने क्या, ये है आपका छप्पन का पठार।
तो प्रतापगढ़ के अंदर जो है, जिसमें माही नदी प्रवाहित होती है, जिसे हम कांठल कहते हैं, वो कांठल का क्षेत्र जब हमारे बांसवाड़ा में जब मिल जाता है तो बन जाता है छप्पन। तो हम क्यों न इस प्रतापगढ़ को बांसवाड़ा में मिला दें। ये हमारा प्रतापगढ़ है, ये हमारा बांसवाड़ा है। प्रतापगढ़ प्लस बांसवाड़ा आपस में जब मिल जाते हैं तो बन जाता है छप्पन का पठार। क्या बन जाता है? यहां लिखते चलते हैं अपन, साइड में लिखते चलते हैं कि जब हमारा प्रतापगढ़ जिला है, जिसमें माही नदी प्रवाहित होती है, जिसे हम कांठल का क्षेत्र कहते हैं, और ये जब प्रतापगढ़ का हमारा जिला हमारा बांसवाड़ा से मिल जाता है, ये जब हमारा जिला बांसवाड़ा से मिल जाता है तो बन जाता है छप्पन। छप्पन का मैदान कह दो, चाहे कुछ भी कह दो, छप्पन का क्षेत्र हमारा बन जाता है। यहां भी लिख सकते हैं हम कि प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा जब मिल जाते हैं आपस में तो वो जो क्षेत्र होता है वो छप्पन का क्षेत्र के, लेकिन नहीं लिखेंगे, बहुत मिक्सअप सा हो जाएगा, इसलिए अपन यही लिख के चलते हैं। आगे चलते हैं आपके, देखिएगा ये हमने पढ़ लिया, हमने ये भी पढ़ लिया, कोटा और बूंदी हमने, अच्छा सांभर और अजमेर का क्षेत्र मेरवाड़ा भी कहलाता है और इस क्षेत्र को सपाद लक्ष्य भी कहते हैं। इस क्षेत्र को शाकंबरी भी कहा जाता है। सपाद लक्ष्य कोई पूछ ले, शाकंबरी कोई पूछ ले, या मेरवाड़ा आपको कोई पूछ ले, तो हमारा अजमेर का और सांभर का क्षेत्र होगा। ये रहा हमारा अजमेर जिला, है ना। ये ब्यावर और अजमेर जो है वो आपका आपस में मिलकर बनता है मेरवाड़ा। इसे आप मेरवाड़ा कह सकते हो, इसे आप शाकंबरी कह सकते हो, ठीक है, या आप इसे सपाद लक्ष्य भी कह सकते हो, सपाद लक्ष्य भी कह सकते हो। बहुत इजी है अजमेर। और हमारा जो ब्यावर जिला है मिड में जो है, इसको हम मेरवाड़ा, शाकंबरी और सपाद लक्ष्य भी कह सकते हैं। अब मैं आपसे खुद पूछूंगी, ये सारा जब हम भर लेंगे मैप के थ्रू, फिर मैं आपसे पूछूंगी कि आप लोगों को कितना अब तक याद हुआ है। सिर्फ भरने से कुछ नहीं होगा, याद भी आपको करना है। चलिए, कोटा और बूंदी का जो क्षेत्र है वो हाड़ौती कहलाता है। ये सबको पता है कि कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ का जो क्षेत्र है आप लोगों के हाड़ौती कहलाता है, क्योंकि यहाँ हाड़ा जो शासक जो थे वो क्या करते थे, बाद यहाँ चौहान जो थे वो हाड़ा शाखा के द्वारा शासित होने के कारण हाड़ौती कहलाए। हाड़ौती है वो हरावती शब्द का अपभ्रंश है। तो ये सबको पता है, बहुत ही जनरल चीज, इसलिए अपन इसको नहीं लिख रहे हैं। अब हम चल रहे हैं नागौर की तरफ। ये जो कक्षा यहां तक की थी वो आपको मैंने कल समझा दी थी, लेकिन मैंने कहा था इसको अपन मैप में भर के समझेंगे। तो सबसे पहले आते ही आज जो हमारा काम था वो था मैप में इस चित्र को फिल करना, राइट। तो हमने देखा मैप में हमने इसको कैसे फिल किया। अब मैप में इस चित्र को फिल करने के बाद में हम आगे की थ्योरी को समझते हुए चलेंगे। चलिए, आपको क्या करना है, जी चलिए, हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि कल की कक्षा में जो हमने पढ़ा उसको हमने आते ही सबसे पहले अपना होमवर्क कंप्लीट किया, और होमवर्क करते ही हमने मैप के अंदर सब कुछ भर दिया, और बहुत ही सुंदर हमारा मैप लग रहा है। इसको हम जितना और सुसज्जित करेंगे, नामों से जितना इसको भरेंगे, उतना ही ये बहुत खूबसूरत बनता जाएगा। और अंत में क्या करेंगे, विद इन 5 मिनट फटाफट से उसको लर्न कर लेंगे। तो आज की कक्षा का होमवर्क हमने यहीं डाला और यहीं कर लिया, आपको CW करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब देखो क्या है, अब हम चलते हैं नागौर वासियों की तरफ। आपको ये पता होगा नागौर के जो लोग होते हैं वो बहुत ज्यादा दिलदार, अच्छे और सच्चे होते हैं, है ना। इसका कतई ये मतलब नहीं है कि मैं नागौर से हूं ठीक है। तो आपको ये पता है कि नागौर के जो क्षेत्र के जो लोग होते हैं वो लोगों से अपन को क्या करना है। मेन बात हम जाते हैं कि नागौर को पहले किस नाम से पुकारा जाता था। तो देखिएगा, नागौर सबसे इजी है। नागौर में एक किला पड़ता है जिसका नाम है अहिर छत्रपुर किला, है ना।
जो वो किला है उस किले के नाम पे क्या नागौर का नाम नागौर पड़ा? जी नहीं। नागौर जो है, जिसे जांगल प्रदेश हमने कहा था, जहां जंगल हुआ करते थे, बीकानेर का कुछ क्षेत्र और नागौर का पूर्व का जो क्षेत्र है वो हमारे जांगल प्रदेश के अंतर्गत आता था, है ना। तो उसकी जो जांगल प्रदेश की जो राजधानी थी वो हमारे अहिर छतरपुर थी। समझना, एक एक चीज को आपको लिखाते चल रही हूं, हर चीज नहीं लिखा सकती हूं, तो कुछ चीजें आपको ऐसे पकड़ ली है। अही का मतलब होता है सांप या सर्प, ठीक है। तो नागौर वासियों का सांप से कोई रिलेशन थोड़ी है नहीं है। देखिएगा, नागौर के अंतर्गत जो जांगल प्रदेश आता था उसकी राजधानी थी अहिर छतरपुर। अहिर छतरपुर से आपको देखना है अही, अही शब्द का मतलब होता है, याद करने के तरीके हैं। अही का मतलब होता है आपके नाग या सर्प। तो इस नाम से ही, अहिर छतरपुर के नाम से ही नागौर नाम पड़ गया। नागौर क्षेत्र को ईसा की 5वीं शताब्दी के आसपास अहिर छतरपुर कहते थे। अही का मतलब होता है, अही का मतलब होता है आप लोगों के सामने सांप या नाग, ठीक है। याद करने का तरीका भी है और ये फैक्ट सच भी है ना। जांगल प्रदेश था, बीकानेर का उत्तरी भाग नागौर में आता था, इसकी राजधानी थी वो अहिर छतरपुर थी, इसलिए ही अही के नाम पर देखा कि नाग इसका मतलब होता है। याद करने का तरीका भी है, इसलिए नागौर वालों को अहिर छतरपुर नाम से पहले जाना जाता था। बाद में चौहानों के द्वारा शासित होने के कारण इसे श्राड़क कहा जाने लगा और श्राड़क सपाद लक से ही बना है। हमने देखा कि अजमेर और जो हमारा सांभर है, जो ब्यावर है, उसका क्षेत्र हमने कहा सपाद लक्ष्य कहते हैं। तो नागौर का जो भी कुछ क्षेत्र है उसे भी हम श्राड़क कहते हैं या सपाद लक्ष्य कहते हैं। अब ये जो नागौर का, ये जो इस शब्द का जो उच्चारण है उसे हड़य कहते हैं। नागौर में मारवाड़ी भाषा में इसे कहते हैं हड़य, यानी कि श्राड़क कहा जाता था किसको? नागौर को, और सपाद लक्ष्य भी कहा जाने लगा। तो ऑप्शन में अगर अजमेर, आपके ब्यावर और आपके सांभर ये दिखे तो आपको सपाद लक्ष्य ही करना है। उसके अलावा ये ऑप्शन ना हो, आपको कहीं नागौर ऑप्शन में भी दिखे तो नागौर को भी सपाद लक्ष्य कहा जा सकता है, ठीक है। अब चलते हैं हनुमानगढ़ की तरफ। मैंने आपको क्लास के आते ही सबसे पहले समझा दिया था कि हनुमानगढ़ और गंगानगर जो कि सबसे ऊपर का क्षेत्र है उसे योद्धेय क्षेत्र कहते हैं, क्योंकि वहां कुछ सिक्के चलते थे, उन सिक्कों पे योद्धेय नाम लिखा हुआ था, इसलिए इस क्षेत्र को योद्धेय क्षेत्र कहा जाने लगा। हनुमानगढ़ एक ऐसा आपको पता है जिला है जहां भाटी शासकों का शासन था, है ना। हनुमानगढ़ एक ऐसा जिला था, हनुमानगढ़ के अंदर भाटी लोग रहते थे, भाटियों का शासक था। वहां का शासन होने के कारण इसे भटनेर कहा जाने लगा। यहाँ स्थित दुर्ग आज भी भटनेर का दुर्ग कहलाता। आपको पता होगा हनुमानगढ़ के अंदर भटनेर का दुर्ग है और इन भटनेर की कुछ रानियां भी है। तो भटनेर के नाम पर भाटी शासक थे, इसलिए भाटियों ने इनका नाम भटनेर रख दिया। तो हनुमानगढ़ को भाटियों के द्वारा शासित होने के कारण भटनेर भी कहा जाता है ना। दक्षिण गंगानगर, पूर्वी हनुमानगढ़, बीकानेर एवं चूरू के मरुस्थलीय भाग को थली या उत्तरी मरुभूमि कहते हैं। ये जो सवाल है अब तक का सबसे महत्वपूर्ण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल मैं कहूंगी। ऐसा कोई सा एग्जाम नहीं है जो भारत राजस्थान के भौगोलिक परिचय में से सवाल पूछे और थली को ना पूछे। हर एक सवाल में आपको थली संबंधित है। सबसे महत्वपूर्ण ऑप्शन बीकानेर रहता है एग्जामिनर का। थली जब भी आएगी बीकानेर ऑप्शन आएगा। थली बीकानेर, ई की मात्रा से शुरू होकर ई की मात्रा पे खत्म होता है। थली बीकानेर से शुरू होता है। थली बीकानेर का प्रमुख हिस्सा जो है वो थली कहलाता है। फिर कुछ और भी जिले हैं जैसे कि गंगानगर का नीचे का कुछ सिरा, श्री गंगानगर और हनुमानगढ़। तो गंगानगर के नीचे का दक्षिणतम छोर और हनुमानगढ़ का भी थोड़ा सा नीचे का छोर वहीं, और बीकानेर पूरा का पूरा क्षेत्र एवं चूरू के मरुस्थलीय भाग को थली या उत्तरी मरुभूमि कहलाते हैं। अब हमारा नक्शा भरने का समय आ चुका है। ये सेशन सबसे महत्वपूर्ण लगता है मेरे को। देखो, गंगानगर और हनुमानगढ़, श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ है, तो हनुमानगढ़ को स्पेशली मैं लिख लेती हूं भटनेर, है ना। लेकिन अगर श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ जब मैं दोनों को मिला दूं
ये दोनों के क्षेत्र को मिलाने के बाद में जो क्षेत्र बनता है वो कहलाता है योद्धेय। योद्धेय क्षेत्र कहलाता है। ये भटनेर, ये योद्धेय क्षेत्र। लेकिन बीकानेर, थोड़ा थोड़ा गंगानगर, नीचे का हनुमानगढ़ और मरुस्थलीय चूरू, इस क्षेत्र को कहते हैं थली। तो मतलब ये जो क्षेत्र है इसको हम कहते हैं थली। मेन थली का जो क्षेत्र है वो आपके है बीकानेर। ये जो क्षेत्र है वो आपके थली कहलाता है। बीकानेर, चूरू, थोड़ा सा हनुमानगढ़ का दक्षिणतम छोर और गंगानगर का दक्षिणतम छोर थली के नाम से जाना जाता है। हनुमानगढ़ को भाटी शासक निवास करते थे, इसलिए उन्होंने भटनेर नाम रख दिया। भटनेर का किला आज भी वहां मौजूद है। हनुमानगढ़ और बीकानेर दोनों को मैं मिला दूं, उस क्षेत्र का नाम मैंने कहा योद्धेय है। लेकिन बीकानेर, थोड़ा सा दक्षिणतम हनुमानगढ़, दक्षिणतम गंगानगर और मरुस्थलीय चूरू को अगर मिला दे तो ये जो भाग बनता है उसे हमने थली कहा। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। थली या उत्तरी मरुभूमि, थली कह सकते हैं या इस थली को ही उत्तरी, ऊपर की तरफ है उत्तर में और मरुस्थल के अंदर आ रहा है तो उत्तरी मरुभूमि भी। अब क्या पता थली ना पूछकर उत्तरी मरुभूमि पूछ ले आपको, है ना। थली ना पूछकर आपको उत्तरी मरुभूमि भी पूछ सकते हैं, तो हमने यहाँ दोनों ही लिख लिए हैं। चलिए भाई, यहां तक का मामला क्लियर हो गया है। अब हम आते हैं हमारे जयपुर की तरफ, जहां से ये कक्षा चल रही है। जयपुर जो क्षेत्र है, जयपुर क्षेत्र में मिट्टी के दूह अधिक संख्या में उपस्थित होने के कारण यह क्षेत्र ढूंढाड़ पड़ा। मिट्टी की जो यहाँ जयपुर है जिसे हम ढूंढाड़ क्षेत्र कहते हैं, यहाँ मिट्टी के दूहे पाए जाते थे। इस दूहों के नाम पर ही यहाँ का नाम ढूंढाड़ पड़ा। आगे चलते हैं, बहुत नॉर्मल सी बात है, जयपुर को ढूंढाड़ कहते हैं, ये आपको कोई पूछेगा नहीं। आगे चलते हैं। इस क्षेत्र में लगता हुआ सीकर, झुंझुनू, खेतड़ी और चूरू आदि क्षेत्र जो है वो राव शेखा के वंशजों की पांचवी, कौन से, राव शेखा के वंशजों की 5 शाखा द्वारा शासित होने के कारण पंचपाना और शेखावटी कहलाने लगा। आपको ये तो पूछा जा सकता है, शेखावटी क्षेत्र आप सबको पता है, एक ऐसा क्षेत्र जहां सीकर, झुंझुनू और चूरू, इन तीनों के क्षेत्र और खेतड़ी, मतलब ये सारा का सारा क्षेत्र जो है वो आपका शेखावटी क्षेत्र कहलाता है। लेकिन इसका नाम शेखावटी पड़ा, वो पड़ा आपके राव शेखा, शेखावाटी। राव शेखा यहाँ रहते थे। रियासती जब काल था तब राव शेखा के वंशजों की 5 शाखा थी यहाँ। उनके यहाँ शासन करने के कारण पंचपाना, भाई पंचपाना का मतलब ये है, शेखावटी तो नाम इसलिए पड़ा कि राव शेखा ने यहां आकर शासन किया था, इसलिए उस क्षेत्र को हमने कह दिया शेखावटी। और उसकी 5 शाखाएं भी यहां शासन करके गई, उन शाखाओं के नाम पर इसका नाम रख दिया पंचपाना। तो जब भी शेखावटी क्षेत्र की बात आएगी तो पंचपाना भी कह देंगे और शेखावटी भी कह देंगे। और जयपुर को जो कहते हैं ढूंढाड़ प्रदेश कहते हैं, ये सबको पता है ना। जोधपुर क्षेत्र को पंचपाना आपको याद रख लेना है भाई, ठीक है। जोधपुर क्षेत्र को मरु तथा धन्व भी पुकारा जाता था, जो कालांतर में मरुधन्व, मरुधर, मरुवार और मारवाड़ हो गया। सबको पता है कि जोधपुर को कहते ही मारवाड़ है ना, मारवाड़ का होकी थे अथे मारवाड़ी बोलो की, मारवाड़ का लोग अटे छानक बन रहे, आपने पता है। तो मारवाड़ी जो भाषा है वह सब बहुत प्यारी भाषा है। तो आई बात है कि जोधपुर जो है बिना आपा मारवाड़ केवा, कहीं केवा मारवाड़। तो जोधपुर क्षेत्र को हम मरु प्रदेश कहते हैं, मरुधर कहते हैं, मरुधर मतलब मरुस्थली धरा, मरुवार कहते हैं, मारवाड़ कहते हैं। ये भी कोई बहुत इंपॉर्टेंट बात नहीं है, फिर भी अपन लिख लेंगे अभी। डीडवाना से जालोर का क्षेत्र जो है वो किसी समय गुर्जरात कहलाता था, बाद में ये क्षेत्र शाश्वत क्षेत्र के नाम से भी जाना जाने लगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है भाई। क्यों? क्योंकि डीडवाना और जालोर का जो क्षेत्र है उसे कोई सोच भी नहीं सकता है कि गुर्जरात किसे कहेंगे। लोग सोचेंगे गुजरात से मिलकर बना हुआ है, तो कहीं ये गुजरात का क्षेत्र तो नहीं है। लेकिन नहीं, राजस्थान के मैप में हमारा डीडवाना
डीडवाना से जालोर तक का क्षेत्र, डीडवाना से जालोर का क्षेत्र जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ यूनिक बात है कि डीडवाना से जालोर का क्षेत्र किसी समय गुजरात कहलाता था। बाद में ये क्षेत्र शाश्वत के नाम से भी जाने लगा। ठीक है, चलो मैप में भर लेते हैं गुजरात को। ये हमारा रहा डीडवाना, ये रहा हमारा जालोर। तो क्या डीडवाना, नागौर, जोधपुर, पाली ये सब गुजरात में आएंगे? नहीं, लेकिन हमको यह ऑप्शन मिलेगा कि डीडवाना से जालोर तक का क्षेत्र, आपको पता होगा यहाँ गुजरात की सीमा लगती है, तो शायद गुजरात से भी इसका कोई लिंक होगा, है ना। तो जालोर प्लस डीडवाना हम लिख लेते हैं गुजरात, यही लिख लेते हैं पास में। देखिएगा यहां लिख लेते हैं कि हमारा जो डीडवाना है, जो अभी नया जिला बना है, तो डीडवाना का क्षेत्र प्लस हमारा जालोर का जो क्षेत्र है वो जब आपस में मिल जाता है, वहां तक का जो क्षेत्र आपस में मिलता है, डीडवाना और जालोर का जो क्षेत्र आपस में मिल जाता है, तो वो कहलाता है गुजरात। ठीक है, क्लियर है भाई? लिखते जा रहे हैं, समझते जा रहे हैं, हैंड टू हैंड सब चीजें कंप्लीट हो रही है और आप सबको भी समझ में आ रहा है ना। सिरोही की गणना अर्बुद देश में होती थी। सिरोही जो एक हमारा है, बहुत ही सुंदर शहर है, बहुत सुंदर जिला है, जहां माउंट आबू की पहाड़ी आपको देखने को मिलती है। तो सिरोही के अंदर आबू पर्वत है, इसे इसलिए अर्बुद देश कहा जाता था। उसके अलावा भीनमार और उसके आसपास का क्षेत्र श्रीमाल कहलाता था। भीनमाल जो है और उसके आसपास का जो क्षेत्र है वो श्रीमाल के नाम से जाना जाता है। भीनमाल कहाँ है? हमारे जालोर में आता है भीनमाल, है ना। सिरोही की गणना अर्बुद देश में होती थी, भीनमाल जालोर में आता है, तो भीनमाल और उसके आसपास का जो क्षेत्र था उसे श्रीमाल के नाम से जाना जाता था। जैसलमेर राज्य का पुराना नाम माड़ था। इसके आसपास का क्षेत्र वल तथा दुंगल कहलाता था। देखो ये एक नई बात है, आपको हो सकता है आपने पहले नहीं सुनी हो कि जैसलमेर में, आपको ये तो पता है कि माड़ मतलब आपने ये सुना होगा, जब हम प्रतीक पढ़ेंगे तब देखेंगे कि मांड गाय का एक माड़ के तो इसे मांड भी कह सकते हैं। जैसलमेर को हम माड़, मांड, दुंगल और वल क्षेत्र के नाम से जाने जाते हैं। ये जैसलमेर के प्राचीनतम नाम है। यहाँ हमारी अल्लाह जिलाली बाई जो थी मांड गायिका थी, वो यहाँ जैसलमेर से ही बिलोंग करती थी, इसलिए भी इसे मांड कहा जाने लगा। तो जैसलमेर को मांड, माड़, दुंगल और वल क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। भीनमाल जो कि जालोर में है, उसके आसपास का क्षेत्र श्रीमाल कहने लगा। और सिरोही जो है, सिरोही की गणना अर्बुद देश में की जाती थी। चलो, सबसे इंपॉर्टेंट बातें यही है, अर्बुद, श्रीमाल और ये वाली। तो सिरोही की गणना अगर मैं लिखूं तो सिरोही जो है, स्पेशली सिरोही, उसे अर्बुद देश कहा जाता था। क्या कहलाता था? सिरोही अर्बुद देश कहलाता था। वहीं हमारा जो जैसलमेर है, सबसे बड़ा जिला, इसको हम मांड भी कह सकते हैं, दुंगल भी कह सकते हैं। मांड, दुंगल और वल। मांड, गलती नहीं होनी चाहिए, दोबारा देख लेते हैं एक बार। मांड, दुंगल और हाँ जी, मांड है, दुंगल है और वल क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। वल, ठीक है, ये जो क्षेत्र था जैसलमेर कहलाता था हमारा। उसके बाद में हमने देखा सिरोही अर्बुद लिख दिया। फिर हमने लिखा कि मांड, दुंगल और वल जो थे हमारे जैसलमेर के प्राचीनतम नाम थे, ये हमने देख लिया। उसके बाद में हमने देखा कि हमारा कौन सा क्षेत्र अब बच जाता है। फिर हमारा बचता है कि भीनमाल और उसके आसपास का क्षेत्र श्रीमाल कहलाता था। जालोर जो है, जालोर के अंदर ही आता है हमारा भीनमाल। भीनमाल जालोर में है और भीनमाल और उसके आसपास के क्षेत्र को हमने श्रीमाल कहा। भीनमाल, जालोर, श्रीमाल, तीनों को अपन को एक साथ याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अब इस टॉपिक ये अंतिम पड़ाव की तरफ है, हमारा टॉपिक अंतिम पड़ाव की तरफ है भाई। चलिए, आबू पर्वत से लेकर जालोर, बाड़मेर, पाली, यानी आबू पर्वत सिरोही में है,
सिरोही से जस्ट नीचे जालोर है, बाड़मेर है, पाली है, जोधपुर, जैसलमेर आदि तक का क्षेत्र परमारों के काल में नवकोटी कहलाया। ठीक है, बहुत नॉर्मल बात है। बाद में इस क्षेत्र को का जो हिस्सा है वो राठौड़ों के अधीन रहा, उसे नवकोटी मारवाड़ कहलाने लगा। कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है, आगे की तरफ चलते हैं हम। ये बात इंपॉर्टेंट है कि लूनी बेसिन के अंतर्गत जब हम आगे की तरफ पढ़ेंगे, बेसिन पढ़ेंगे, नदियां पढ़ेंगे, तो तब हम लूनी बेसिन की बात करेंगे कि लूनी बेसिन के अंतर्गत जालोर, पाली तथा बाड़मेर के कुछ भाग गोडवाड़ कहलाते। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये टॉपिक अपना अंतिम पड़ाव पर है भाई, पूरा मैप भर चुका है। ये पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल शिवी एजुकेशन हब जो है उसके टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दी जाएगी। आप वहां जाकर भी इस चैनल को देख सकते हैं और आप अपने पीडीएफ शेयर कर सकते हैं। तो शिवी एजुकेशन हब जो चैनल है वो हमेशा ही आप लोगों के लिए आपके हित में काम करता है। आप देख रहे हैं बेहद शानदार कंटेंट। ऐसा कंटेंट आपको, आप आरबीसी की बुक्स को छान भी लेंगे तब भी आपको नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वहां बहुत टाइम लगता है, ये चीजें बहुत टाइम कंज्यूम करती है। आपको लगता है बहुत आसानी से, पर इसमें बहुत समय लगता है ना। पर कोई बात नहीं, हम आपके लिए करते रहेंगे, समय लगाते रहेंगे। मेन चीज कंटेंट की ही होती है। देखिए ना, पढ़ा तो सबका तरीका अच्छा होता है, पर मेन होता है कंटेंट, है ना। चलो, लूनी बेसिन की बात करूं तो लूनी बेसिन के अंतर्गत जालोर, पाली तथा बाड़मेर का कुछ भाग है वो गोडवाड़ कहलाता। डायरेक्ट सवाल पूछा जाएगा, गोडवाड़ क्षेत्र के अंतर्गत राजस्थान के जिले शामिल हैं। जालोर, पाली और बाड़मेर का जो क्षेत्र है जो कि लूनी बेसिन के अंतर्गत आता है। जब नदियां पढ़ेंगे तब इस बेसिन की बात करेंगे। यहां आपको इतना समझना है कि मैप के अंतर्गत जो हमारा जालोर है, श्रीमाल है जिसको भी हिनमाल कहा, उसको पाली को और बाड़मेर को मिला देते हैं तो गोडवाड़ क्षेत्र बन जाता है। आपको कैसे याद रखना है, गोडवाड़ जहां भी हड़ा आता है, गोडवाड़, बाड़मेर, तो बाड़मेर तो फिक्स है, गोडवाड़ के अंतर्गत बाड़मेर आएगा, पाली और जालोर, ये 3 क्षेत्र आते हैं। बाड़मेर जिले का वह क्षेत्र जो राठौड़ मल्लीनाथ एवं उसके वंशजों के द्वारा शासित था, मालानी कहा जाता। देखो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट। आपको पता है कि जो हमारे लोक देवता थे मल्लीनाथ जी, तो राठौड़ थे वो, राठौड़ मल्लीनाथ जी और उनके जितने वंशज हुए थे उन्होंने बाड़मेर में जाकर शासन किया। आपको पता है राव मल्लीनाथ जी, राठौड़ मल्लीनाथ जी एवं उनके जो वंशज थे उनका शासन था बाड़मेर जिले में। इसलिए बाड़मेर में रहने वाले लोगों को मालानी कहा जाने लगा। मालानी एक जाति होती है ना, तो बाड़मेर में ये जाति पाई जाती है। तो मालानी जब भी नाम आएगा डायरेक्ट आपको बाड़मेर क्लिक करना है। ठीक है, मल्लीनाथ जी का संबंध बाड़मेर से है। बाड़मेर में रहने वाली जाति को मालानी कहा जाने लगा, इसलिए वहां का क्षेत्र भी मालानी नाम से फेमस हो गया। मारवाड़, मेवाड़ तथा अजमेर की सीमाओं के बीच मेर की पहाड़ियों के क्षेत्र में मेर जाति निवास करती थी, जिनके नाम पर यह क्षेत्र मेरवाड़ा कहा जाने लगा। मेरवाड़ा मुख्यतः अजमेर और ब्यावर का क्षेत्र होता है, लेकिन मेरवाड़ा मारवाड़ को भी, मारवाड़, मेवाड़ तथा अजमेर की सीमाओं के बीच मेर की पहाड़ियों का जो क्षेत्र था जहां मेर जाति निवास करती थी उसे मेरवाड़ा कहते थे। महत्वपूर्ण जो है मेरवाड़ा में वो है अजमेर जिला, है ना। इस प्रकार किसी भूभाग का नाम सदैव एक नहीं रहा, अपितु वह भौगोलिक विशेषताओं के साथ साथ और अथवा वहां शासक वंशों के नाम पर बदलता रहा। जैसे जैसे नए नए शासक आए वैसे वैसे उन्होंने अपने नाम को परिवर्तन किया, चीजों के नाम परिवर्तित होते गए, क्षेत्र परिवर्तित होते गए। और इसी प्रकार हमारे लिए दुविधा ये हो गई कि जीके बढ़ता रहा, हमको हर नए नाम को याद करना पड़ा। हर कोई भी, जैसे अभी पार्टी चेंज होती है हमारे इंडिया में, तो वहां से रिलेटेड स्थान का नाम भी चेंज हो जाता है ना। तो ये चलता रहता है और हमारा जीके दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। चलो, लूनी बेसिन के अंतर्गत जो हमने देखा, जालोर, पाली और बाड़मेर को गोडवाड़ क्षेत्र कहते हैं
और बाड़मेर में मल्लिनाजी रहते थे, इसलिए उन राठौड़ मल्लिनाजी और उनके वंशजों के नाम पर वहां मालानी जाति रहती थी, इसलिए उस क्षेत्र को मालानी कहा जाने लगा। गोडवाड़ और मालानी को मैप के अंतर्गत अपन पिनअप कर लेते हैं। देखो, जालोर, पाली और बाड़मेर, ये रहा आपका जालोर, पाली और बाड़मेर, पर अपन इसमें नहीं लिख पाएंगे आई थिंक। चलो कोई बात नहीं, सिर्फ बाड़मेर को लिख लेते हैं कि जो हमारा बाड़मेर है उसे मल्लिनाजी यहाँ रहते थे, इसलिए इस शासक का नाम मालानी प्रदेश पड़ा। बाड़मेर में मल्लिनाजी रहते थे राठौड़, इसलिए क्षेत्र को मालानी क्षेत्र कहा जाने लगा। लेकिन अगर मैं बात करूं आपके बाड़मेर जिले की, उसके साथ साथ में अगर मैं स्टार लगा के, पॉइंट है वेरी इंपॉर्टेंट है, बाड़मेर के साथ में अगर मैं बात करूं आपके पाली जिले की, उसके साथ में अगर मैं बात करूं आपके जालोर जिले की, तो आपका जो क्षेत्र बनता है वो आपका गोडवाड़ बनता है। हड़े से याद रखना, यहाँ भी हड़ है, बाड़मेर में भी हड़ है ना। तो बाड़मेर, पाली और जालोर का क्षेत्र है वो गोडवाड़ का क्षेत्र कहलाता है। आई थिंक क्लास इतनी ही रहने वाली है आपके। जालोर, पाली और बाड़मेर का क्षेत्र तो गोडवाड़ और मालानी है, वो बाड़मेर को कहते थे, अजमेर और उसको मिलाकर हमने, ठीक है, हो गया। चलो, ये जो आज हमने देखा, ये पूरा का पूरा मैप हमने भरा। हमने देखा जैसलमेर, मांड, दुंगल और वल। फिर हमने देखा बाड़मेर को मालानी क्षेत्र कहते हैं। ऊपर से शुरू करूं तो गंगानगर और हनुमानगढ़ को मैंने योद्धे क्षेत्र कहा मिलाकर। सिर्फ हनुमानगढ़ की बात करूं, हनुमानगढ़ में भाटी शासक रहते थे, भटनेर नाम से जाने लगा। अगर मैं बात करूं बीकानेर की और गंगानगर हनुमानगढ़ के दक्षिणतम छोर की और चूरू के मरुस्थलीय प्रदेश की, तो वो थली कहा जाने लगा। ऐसे थली की बात करूं तो थली का मतलब होता है बीकानेर, ठीक है। नीचे की तरफ आते हैं, जोधपुर है, जोदाना है, इसे माद्रे जांगला कहा जाने लगा, ठीक है। अजमेर और ब्यावर और सांभर आपका जो है, मेर की पहाड़ियां जहां जहां तक थी उसे मेरवाड़ा कहा जाने लगा। शाकंबरी, अजमेर को मेरवाड़ा, शाकंबरी और सपादलक्ष के नाम से जाना जाता था, है ना। जालोर के अंतर्गत एक क्षेत्र आता है भीनमाल, जिसे श्रीमाल के नाम से जाना जाता था पहले। पुराने प्राचीन नाम है सिरोही, जहां आबू पर्वत है इसलिए इसे अर्बुद देश कहते थे। शिवी जो था, शिवी या मेदपाट जो नाम है वो उदयपुर का प्राचीनतम नाम था। फिर मैं बात करूं डूंगरपुर के साथ बांसवाड़ा को मैंने जब जोड़ा तो बन गया वागड़ प्रदेश, इसे व्याघ्रवाट कहते हैं। प्रतापगढ़ जिले में माही नदी प्रवाहित होती है, इसे इसलिए कांठल का प्रदेश कहते हैं। झालावाड़ जो है, जहां सबसे अत्यधिक वर्षा होती है, और मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्र को मिला लू मैं तो वो बनता है हमारा मालवा, ठीक है। डीडवाना और जालोर, ये सबसे अलग बात है कि डीडवाना का क्षेत्र और जालोर, डीडवाना से जालोर तक का जो क्षेत्र है वो गुजरात कहलाता है, क्योंकि वहां गुजरात की सीमा लगती है। प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा, डूंगरपुर जब बांसवाड़ा के साथ मिला तो बन गया वागड़, वहीं जब बांसवाड़ा के साथ मिल गया प्रतापगढ़, है ना, तो बन गया आपका 56 का मैदान। यानी कि डूंगरपुर और बांसवाड़ा वागड़ कहलाते हैं, लेकिन बांसवाड़ा के साथ में प्रतापगढ़ जब मिल गया तो ये दोनों जिले आपस में मिलकर बना लेते हैं 56 का मैदान। भरतपुर, धौलपुर और करौली अपने आप में इतने सूरसेन थे, इनका नाम ही सूरसेन देश रख दिया। जालोर, बाड़मेर और पाली जो हमारा मारवाड़ का एरिया है उसे हम गोडवाड़ प्रदेश कहते थे। भैंस रोडगढ़ से बिजोलिया तक का जो क्षेत्र था ऊपरमाल का प्रदेश कहलाता था। गोगुंदा उदयपुर में आता है, कुंभलगढ़ और राजसमंद में आते हैं, तो उदयपुर और राजसमंद भोराट आ गया, लेकिन उदयपुर के साथ सिरोही और डूंगरपुर मिला तो भोमट का पठार आ गया। समझ में आ गया, सिरोही, उदयपुर और डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, डूंगरपुर मिला तो भोमट आ गया। अब बचा क्या है आपके सामने, बांगर प्रदेश की मैं चर्चा कर लेती हूं, या तोरावटी प्रदेश की मैं चर्चा कर लेती हूं। तो सिक्कर, चूरू और नागौर, जो ये सिक्कर, चूरू और जो ये हमारा नागौर है, इसे हम कहते हैं बांगर प्रदेश, जिसके अंतर्गत हमारा नागौर का जिला आ जाता है, सिक्कर आ जाता है और चूरू आ जाता है। तो ये जो प्रदेश हमारा मिलता है इस साइड का, शेखावटी और थोड़ा सा नागौर का क्षेत्र, ये हमारा बांगर प्रदेश कहलाता है। यानी कि यहां से जब हम देखेंगे
हम जब आगे पढ़ेंगे तो आपको एक एक चीज क्लियर हो जाएगी, ठीक है। ये जो हमारा क्षेत्र है, ये पूरा का पूरा क्षेत्र हमारा मेवात कहलाता है। ये हमारा पूरा का, क्योंकि इधर हमने लिखा था, पढ़ा था, ढूंढाड़ कहलाता है। ये हमारा पूरा का पूरा हाड़ौती, ये हमारा पूरा का पूरा, ये जो है कोटा बूंदी बारां वाला जो क्षेत्र है वो हमारा हाड़ौती कहलाता है। बस इतना ही था आज का। और देख लेते हैं अगर कुछ छूट रहा होता है तो आपको देख लेते हैं। मेवाड़ आ गया, शिवी जनपद आ गया, मेरवाड़ आ गया, मरुवाड़ या मारवाड़ आ गया, है ना। जोधपुर, फलोदी, बालोतरा, ये हमारा मारवाड़ क्षेत्र कहलाता है। लिख देती हूं मैं यहाँ, मारवाड़ है ये हमारा। फलोदी को कहते हैं मारवाड़ कह दो, या इसे मरुधर भी कह सकते हैं ना। ये हमारा मारवाड़ आ गया। कांठल हमने देख लिया, गोड़वाड़ प्रदेश हमने देख लिया, थली हमने देख ली, जांगल हमने देख लिया, ढूंढाड़ देख लिया, हाड़ौती देख लिया। ठीक है, हमने लगभग सारी ही बातों की चर्चा कर ली है, कुछ भी नहीं छूटा है। बहुत अच्छी आज की कक्षा, बहुत अच्छी रही है, बहुत यूजफुल है आज की कक्षा। आपने अगर पिछली 2 कक्षा ना भी ली हुई हो तो भी आज की कक्षा आपको सब कुछ सिखा जाएगी। ये कक्षा हमारी लगभग 1 घंटे की हो चुकी है। आप लोगों के सामने आपको सब कुछ बहुत अच्छे से क्लियर होगा। इसी प्रकार हम मेहनत करते रहेंगे, है ना। हमारी मेहनत में कमी नहीं आएगी। अब चर्चा ये है कि आप लोग वापस कितनी रिटर्न में मेहनत करते हैं। भाई आप लोगों की मेहनत भी तो जरूरी है। देखो, ये चर्चा मैंने पहले की कक्षा में कर ली थी, है ना, इसलिए मैं यहाँ इसको नहीं ले रही हूँ ये चर्चा, लेकिन मैंने आपको इसको नोट्स फॉर्म में दे दिए। पहले की कक्षा में ये मैंने सब कुछ पढ़ा दिया था। राजस्थान, ये भी मैंने सब कुछ पढ़ा दिया था कि प्रशासनिक दृष्टि से राजस्थान में 7 संभाग और 41 जिले हैं। ये भी हमने कवर कर लिया था। अब है कि वर्ष 1949 में राजस्थान गठन के समय जिलों की संख्या 25 थी। मतलब जब राजस्थान बना था 1949 में, तब हमारे यहाँ 25 जिले और कितने 5 संभाग थे। जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा और उदयपुर, ये 5 ही संभाग थे और जिले थे 25। फिर जिले हमारे चेंज होते गए, अभी भी 51 जिले बने थे, फिर वापस 51 जिलों को रूप परिवर्तित होकर 41 जिले बने। तो ये चीजें परिवर्तित होती रहती है। ये सारी बातें भी हमने कर ली थी कि कर्नल जेम्स टोड ने ही हमारे राजस्थान को सबसे पहले राजस्थान नाम से जाना, और ये चर्चा उन्होंने अपने एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान नामक पुस्तक में किया। 26 जनवरी 1950 को इस प्रदेश का नाम राजस्थान स्वीकृत कर लिया गया। यानी 26 जनवरी 1950 से पहले लोगों ने बहुत राजस्थान के नाम चेंज करने की कोशिश की, लेकिन 26 जनवरी 1950 को हमारे राजस्थान का एकीकरण हुआ और राजस्थान को राजस्थान के नाम से जाना जाने लगा। चलो, बहुत शानदार सेशन था आज का। आई होप आपको भी इतना ही मजा आया होगा जितना कि मजा मुझे आज पढ़ा कर आया है। एक एक चीज हमने थ्रू आउट द मैप चर्चा करी है, बहुत शानदार तरीके से एक एक चीज को रट्टाफिकेशन के द्वारा समझा है। भाई समझा तो है ही, लर्न भी किया, क्योंकि ये टॉपिक फिजिकल टॉपिक है, डायनेमिक टॉपिक है, आपको लर्न करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। जितनी बार रिवीजन, जितनी बार रिपीटेशन, उतनी ज्यादा याद होने की। चलो ठीक है, कल फिर से इसी टाइम यानी कि मॉर्निंग में 10 बजे उठते ही आपको सबसे पहले अब मेरी क्लास लेनी है, और आपको एक महीने के अंतर्गत ज्योग्राफी को हाथों पर टिप्स पे कर लेने हैं, ठीक है। तो आज की कक्षा में इतनी ही बात करेंगे, कल फिर से मिलेंगे राजस्थान के प्रतीक के साथ। तो जैसे हम राजस्थान के प्रतीक, जिले थोड़े से और संभाग थोड़े से कल की चर्चा और कर लेंगे एक कक्षा के अंतर्गत, तो हमारा राजस्थान का सामान्य परिचय कंप्लीट। देखो मैं बताऊं आपको शॉर्ट में कि कराने को तो मैं ये कक्षा एक ही कक्षा में आपको राजस्थान का सामान्य परिचय करवा सकती थी, लेकिन मेरा काम ये नहीं है कि मैं एक ही कक्षा में सिलेबस कराकर आपका मतलब टाइम पास नहीं करना है। आपको पता तो होना चाहिए कि पहले राजस्थान को क्या कहते थे, अब राजस्थान में कितने जिले हैं, कितने संभाग हैं, कैसे प्रतीक चिन्ह बने हैं।
तो सारी ही टॉपिक की चर्चा हम करेंगे। फिर हम राजस्थान का विस्तार एवं विस्तृति, जो कि बहुत बड़ा टॉपिक है, वो लेंगे। कल राजस्थान के प्रतीक से शुरुआत करेंगे हम। चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल फिर से अगली कक्षा में। जय हिंद और जय भारत दोस्तों।